ने आरोप लगाया कि डोनेस्क में उसकी सेना के हाथों मुंह की खा रहे रूस ने वहां बदला लेने के लिए इंसान की चमड़ी तक गला देने वाले फास्फोरस बम से हमले शुरू कर दिए, जिसके सबूत के तौर पर यूक्रेन की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने पटाखे छोड़ दिए हों। लेकिन असल में वो आतिशबाजी नहीं बल्कि शोलों की ऐसी बरसात थी जो डोनेस्क प्रांत के बखमत शहर पर आसमान से मौत बनकर बरस रही थी। दावा किया गया कि इस वीडियो को यूक्रेन के ही एक सैनिक ने रिकॉर्ड किया। यूक्रेन का आरोप है कि आग के ये छोटे छोटे गोले फास्फोरस बम से हुए धमाके की वजह से वहां नजर आए। यूक्रेन इससे पहले भी रूस पर फास्फोरस बम गिराने का आरोप लगा चुका है। यूक्रेन ने मई में भी दावा किया था कि रूस ने मारियोपोल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जा करने के लिए इस बम का इस्तेमाल किया था। तभी उससे हमले का एक वीडियो सामने आया था, जिसे वहां के लोगों ने रेन ऑफ डेथ यानी मौत की बारिश का नाम दिया था। और इस खतरनाक बम को ऐसे ही मौत की बारिश नहीं कहा जाता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से होने वाली भीषण तबाही की वजह से इसे ये नाम दिया गया है, क्योंकि इस बम की चपेट में आने के बाद किसी इंसान का मांस तो क्या हड्डियां तक पिघल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है, और जब ये सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो खुद सुलग उठता है, जिसकी वजह से कुछ ही सेकंड में आसपास का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाता है और इसकी चपेट में आने वाले इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। इसी वजह से इस बम के इस्तेमाल पर दुनिया भर में सख्त बैन लगाया गया है। त्रिपुरा के सिपाही जिला इलाके में बुधवार को जमकर बवाल हुआ है। यहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। विशालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। कार्यकर्ताओं पर आगजनी और तोड़फोड़ का भी आरोप है। बवाल को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता अगरतला हाईवे पर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। पत्थरबाजी में दोनों ओर से लोगों को चोटें आई हैं। झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। दिल्ली में पीएम मोदी ने झुग्गी झोपड़ी वालों को सौगात दी। केंद्र की योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 3000 से ज्यादा फ्लैट की चाबियां सौंपी गईं, जिससे अब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भी पक्के मकानों में रह सकेंगे। हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 3024 फ्लैट का उद्घाटन किया। खबर इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ी हुई, जहां पर किशनगंज में एसएसबी के जवानों ने संदिग्ध पाकिस्तानी महिला को पकड़ा है, उसे पुलिस को सौंप दिया गया है और अब पुलिस के साथ ही जांच एजेंसियों के लोग उससे पूछताछ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला अवैध रूप से बॉर्डर पार करना चाह रही थी और इसी दौरान एसएसबी की 21वीं बटालियन के जवानों ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसके पाकिस्तानी होने का पता चला। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने श्रीलंका के महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम सबसे ज्यादा 1016 रन बनाने का रिकॉर्ड था। बांग्लादेश के खिलाफ 16 रन बनाते ही विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। विराट के नाम T20 वर्ल्ड कप में 1065 रन है। बोलीविया में विपक्ष सांसद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सांता क्रूज इलाके में प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से झड़प हुई। इसके बाद 8 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विपक्ष सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहा है जिसमें सरकार ने राजकोषीय बजट बढ़ाने के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव दिया है। सऊदी अरब और इराक के कुछ शहरों में अमेरिका की फौज के बेस मौजूद हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की फौज के ठिकाने भी ईरान का टारगेट हो सकते हैं। ईरान के हमलों की आशंका को कुछ लाल झंडों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जो दक्षिणी ईरान की शाह चिराग दरगाह के गुंबद पर लहराते हुए देखे गए। ये लाल झंडा कोई आम झंडा नहीं है, बल्कि ईरान में इस लाल झंडे का सीधा ताल्लुक खून से है। लाल झंडे का मतलब है इंतकाम, यानी बदला मांगने के लिए ही लाल झंडा फहराया जाता है। पिछली बार ईरान में यह झंडा 2020 में दिखा था। 2020 में यह झंडा वहां की जामकरन मस्जिद पर लहराया गया था। उस वक्त अमेरिकी फौज के ऑपरेशन में कासिम सुलेमानी का अंत किया गया था। ईरान की फौज के मुखिया कासिम सुलेमानी देश के सबसे ताकतवर लोगों में एक थे। उनकी मौत के बाद ईरान और अमेरिका के बीच जंग तय दिख रही थी। उसी वक्त यह झंडा लहराया गया था। इस बार भी जंग तय दिख रही है। हमला इराक और सऊदी अरब पर होगा, लेकिन इसकी चपेट में अमेरिका भी होगा। यूक्रेन में चल रही जंग में ईरान को पहले से रूस का दोस्त माना जा रहा है। ईरान अगर एक नई जंग छेड़ता है तो विश्व युद्ध का छिड़ना तय हो जाएगा, जिसमें एक तरफ ईरान और रूस खड़े होंगे, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके दोस्त होंगे। इसलिए सऊदी अरब के खुफिया विभाग का एक अलर्ट मिलते ही अमेरिका भी एक्शन में आ गया और उसने अपनी फौज को अलर्ट कर दिया। इराक और सऊदी अरब में अमेरिका की फौज के कई बेस मौजूद हैं।
दावा है कि अमेरिका की फौज की हर यूनिट को जंग के लिए तैयार रहने का अलर्ट दिया गया है। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब से हटाए जाने के बाद से ही वहां हूथी विद्रोहियों ने कहर बरपाया हुआ है। विद्रोहियों के हमलों की वजह से सऊदी अरब के कई शहरों में पहले ही नुकसान हो चुका है। इस बीच ईरान ने अगर हमला कर दिया तो सऊदी अरब के लिए बड़ा झटका होगा। सऊदी अरब के अधिकारियों को जो खबर मिली है उसके मुताबिक हमलों के लिए ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है। अलर्ट में तो कहा गया है कि ईरान की कोशिश इन हमलों के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की है, क्योंकि गृह युद्ध में झुलस रहा ईरान बुरी तरह छटपटा रहा है। वहां की फौज भी पूरा दम लगा चुकी है, लेकिन हिजाब की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। सऊदी अरब का अलर्ट कहता है कि ध्यान भटकाने के लिए ईरान एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दे सकता है। लेकिन माना जा रहा है कि केवल गृह युद्ध से ध्यान भटकाना ही ईरान का मकसद नहीं है, बल्कि वो यूक्रेन की जंग के बाद बने हालात का फायदा उठाना चाहता है। सबसे बड़ी वजह तो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच खिंची दीवारें हैं, जिसकी जड़ में यूक्रेन की जंग है। जब से यूक्रेन में जंग छिड़ी है, अमेरिका के लिए पश्चिम एशिया को साधना चुनौती बना हुआ है। एक तरफ ईरान के हथियार रूस की फौज के हाथ मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब का तेल पुतिन को मालामाल कर रहा है। खासतौर पर कच्चे तेल के खेल में उलझने के बाद बाइडेन के सब्र का बांध टूटता दिखा। अमेरिका पिछले 1 महीने में कई बार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को पुतिन का दोस्त बता चुके हैं और पुतिन से दोस्ती निभाने की कीमत चुकाने की धमकी भी दे चुके हैं। और यही धमकी उन्होंने ईरान को भी दी है। ईरान को तो अमेरिका पहले से भी ज्यादा सख्त प्रतिबंधों का डर दिखा रहा है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब और अमेरिका में बनी दूरी इस वक्त ईरान की ताकत बन रही है। हालात का फायदा उठाते हुए ईरान एक तीर से 2 निशाने साध लेगा। अमेरिका पर पलटवार भी कर देगा और सऊदी अरब से पुराना हिसाब भी चुकता कर लेगा। यानी मौके पर चौका मारने में अगर ईरान कामयाब हो गया तो सबसे बड़ा झटका अमेरिका को ही लगेगा। यही वजह है कि ईरान का यह हमला विश्व युद्ध की वजह बन सकता है, जिसकी जड़ में यूक्रेन की जंग ही है। यूक्रेन के कारण 2 धड़ों में बटी दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर दिख रही है। एक तरफ रूस और उसके दोस्त, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके दोस्त। लेकिन सऊदी अरब पर हुआ हमला विश्व युद्ध की शुरुआत बन जाएगा। माना जा रहा है कि ईरान के पास इस हमले की वजह भी है। जिस शाहचिराग दरगाह पर लाल झंडा लहराया गया, वहां पिछले हफ्ते बड़ा आतंकी हमला हुआ था। दक्षिणी ईरान की शाहचिराग दरगाह ईरान की सबसे मशहूर और ऐतिहासिक दरगाहों में एक है। पिछले हफ्ते हुए हमले में वहां 15 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऊपर से हिजाब के विरोध में हो रहे आंदोलन। अगर ईरान ने हमला कर दिया तो वो अपने देश के माहौल को भी काबू में कर पाएगा। मतलब ये कि ईरान के पास हमले की वजह घर के अंदर भी है और घर के बाहर भी। इसीलिए सऊदी अरब की खुफिया जानकारी को गंभीरता से लिया जा रहा है। उधर बिहार के दरभंगा में मोटरसाइकिल से आए अपराधियों ने एक कपड़ा व्यवसायी के साथ लूटपाट की। बदमाशों ने लूट की वारदात को दोपहर 2:30 बजे अंजाम दिया। लूट की वारदात को अंजाम देकर भागते बदमाश सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। लूट की वारदात को गुदरी बाजार में उस वक्त अंजाम दिया गया जब व्यवसायी विकास कुमार करीब 2.5 लाख रुपए जमा करने के लिए बैंक जा रहे थे कि तभी रास्ते में मोटरसाइकिल से आए बदमाश पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। अपराधियों ने बंदूक के नोक पे हमारे भाई से पैसा छीन लिया। फिलहाल पुलिस ने पास की दुकान में लगी सीसीटीवी को खंगाल कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंची है और सीसीटीवी वगैरह फुटेज संभाला जा रहा है। आगे की जांच की जा रही है। जल्दी वो पकड़ जाएंगे। दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद इलाके में खासा रोष है और व्यापारी खौफ में दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के साथ भयानक होती जा रही जंग के बीच रूस अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने में जुटा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि 24 फरवरी से जारी जंग में रूस ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खो दिया, जो कि यूक्रेन के खतरनाक हमलों का शिकार हो गए थे। दावा किया गया कि इसी वजह से रूस ने बड़े पैमाने पर नए सैनिकों की भर्ती की। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू कर दिया गया। रूस ने अपने नए जवानों की ट्रेनिंग का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके जवान बिल्कुल असली जंग जैसे हालात में अभ्यास करते दिखाई दिए। रूसी सेना में शामिल हुए इन सैनिकों ने रूस के ही इन इलाकों में दुश्मन से लड़ने की ट्रेनिंग ली, जहां इन्हें राइफल चलाने से लेकर बड़े हथियारों का इस्तेमाल तक सिखाया गया। एक जगह कुछ सैनिकों ने T-98 टैंक से वार करने की प्रैक्टिस की, जबकि रूसी सेना के दूसरे कई जवानों ने लॉन्चर से रॉकेट दागने का अभ्यास किया। दावा किया गया कि इन सैनिकों के तैयार हो जाने के बाद इन्हें भी यूक्रेन से मुकाबला करने के लिए भेज दिया जाएगा। इधर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खटपट फिर सामने आ गई। पायलट ने मांग की कि कांग्रेस अध्यक्ष उन विधायकों पर कार्रवाई करें जिन्होंने अनुशासनहीनता की, और आरोप लगाया कि राजस्थान कांग्रेस में इस तरह के मामले बढ़ गए। कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। पायलट ने दावा किया कि राजस्थान कांग्रेस के विधायकों की अनुशासनहीनता के मामले को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गंभीरता से ले रहे हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा मुश्किलें राजधानी चेन्नई में है, जहां कई इलाके वाटर लॉगिंग की वजह से डूब गए हैं।
जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते चेन्नई, तिरुवल्लुर समेत कई जिलों में स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां कर दी गई। वहीं जगह जगह बारिश का पानी भर जाने के चलते शहर का बुरा हाल है। लोगों को पानी के बीच काम पर जाना पड़ रहा है। कई जगह पानी में सांप भी तैरते दिखाई दिए, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इधर पानी निकालने और रेस्क्यू के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जगह जगह पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि चेन्नई में मंगलवार को 8 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो कि पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। ट्विटर ने भारत में 50,000 से ज्यादा अकाउंट बैन कर दिए, जिसकी जानकारी उसने अपनी रिपोर्ट में दी और बताया कि इनमें कई अकाउंट से बाल यौन शोषण जबकि कई से आतंकवाद के समर्थन में पोस्ट लिखी जा रही थी। ट्विटर ने ये अकाउंट 26 अगस्त से 25 सितंबर के बीच बैन किए। साथ ही मेटा ने भी देश में 26 लाख व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश के बरेली में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसका वीडियो उन्हीं में कुछ लोगों ने बना लिया। आरोप है कि दोनों पक्षों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई, जिसकी शिकायत एक पक्ष ने पुलिस में दर्ज करवा दी, जिससे दूसरे पक्ष के लोग नाराज हो गए और उनमें एक लड़के को खींचकर अपने घर के अंदर लाकर पीटने लगे। जिसकी खबर जैसे ही उसके परिवार वालों को लगी, वो उससे बचाने के लिए उनके घर में घुस आए। जिसके बाद तो वह संग्राम शुरू हो गया। कोई किसी को डंडे तो कोई कॉलर से पकड़कर बेरहमी से पीटने लगा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 2 लोगों को गिरफ्तार करके कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा काफी देर तक चला। हालांकि दावा किया गया कि अब कोई विवाद नहीं है और गांव में शांति है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि पुतिन ने बेलारूस में परमाणु बम से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी। दावा है कि रूस ने वहां किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल पहली बार उतारी है, जिसे रूस के हथियारों के जखीरे का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। और यह हाइपरसोनिक मिसाइल जहां भी गिरती है वहां राख और धूल के अलावा कुछ नहीं बचता। यानी जिस भी जगह इसका वार होता है वहां सिर्फ तबाही के निशान ही बचते हैं, क्योंकि यह मिसाइल एक बार में इतना भारी परमाणु बम लेकर चल सकती है कि इसके हमले के बाद कई किलोमीटर का दायरा आग के गोले में बदल जाए। इतना ही नहीं, रूस की इस घातक मिसाइल की रफ्तार भी इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में एक बना देती है। दावा है कि किंजल मिसाइल आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन पर वार करती है। मतलब ये कि 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से ये उड़ सकती है। और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस ने अपने इसी हथियार को बेलारूस में तैनात कर दिया है। और माना जा रहा है कि पुतिन ने ऐसा करके एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तो उन्होंने यूरोप के देशों को यह बता दिया कि वो उनके परमाणु हमले की जद में है, और दूसरा उन्होंने बेलारूस की सुरक्षा पुख्ता कर दी, क्योंकि माना जा रहा है कि बेलारूस के रास्ते ही यूक्रेन पर रूस का अगला बड़ा हमला होने वाला है। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी है कि बेलारूस की जमीन से ही रूसी मिसाइलें यूक्रेन के शहरों की तबाही की वजह बनती हैं, जबकि रूस बड़ी संख्या में अपने जवान, टैंक और गोला बारूद भी बेलारूस भेज रहा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसे इस बात का डर है कि यूक्रेन बेलारूस में उसके ठिकानों को निशाना बना सकता है, और इसीलिए उसने परमाणु बम ले जाने वाली अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ही बेलारूस में उतार दी, ताकि यूक्रेन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसके साथ ही रूस ने MiG-31 के फाइटर जेट भी वहां तैनात किए हैं, और इन लड़ाकू विमानों में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को लोड भी कर दिया गया है। यानी रूस ने इस बात की पूरी तैयारी कर ली है कि अगर जरूरत पड़ी तो कुछ ही मिनटों में वो परमाणु हमला कर सके, क्योंकि जिन MiG-31 के फाइटर जेट में मिसाइलों को लोड किया गया है वो खुद भी किसी हथियार से कम नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा इस लड़ाकू विमान में कई और घातक बम लोड किए जाते हैं, जो दुश्मन के इलाके में बर्बादी फैलाने की ताकत रखते हैं। हालांकि MiG-31 के फाइटर जेट को खासतौर से परमाणु हथियारों से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलें ले जाने के लिए तैयार किया गया है, और ये लड़ाकू विमान करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर अटैक कर सकता है। ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने दावा किया कि बेलारूस में कई MiG-31 के लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। मतलब ये कि रूस की परमाणु हथियारों से लैस कई किंजल मिसाइलों ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जो यूरोप के देशों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि पुतिन जंग शुरू होने के बाद से ही यूरोप के देशों से खार खाए बैठे हैं। उनकी लाख चेतावनियों के बाद भी यूरोप यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हट रहा, और माना जा रहा है कि यूक्रेन को मिले हथियारों की इसी मदद से रूस के हाथ से जीत फिसलती जा रही है। उसकी सेना यूक्रेन के कई हिस्सों में बढ़त लेने के बाद भी उसे कायम नहीं रख पाई। जंग 9वें महीने तक पहुंच गई, और कहा जा रहा है कि इसी बात से पुतिन की अपने ही घर में किरकिरी हो गई, क्योंकि जंग की शुरुआत में उन्होंने ऐसा दिखाया था कि यूक्रेन पर जीत महज कुछ दिनों की बात है, लेकिन अमेरिका समेत यूरोप के देश ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हो गए। पुतिन ने कई बार उन्हें परमाणु हमले की धमकी दी ताकि वो पीछे हट जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जंग में यूक्रेन को ज्यादा हथियार मिलने लगे, और इसी बात से पुतिन का गुस्सा बढ़ता गया। वो यूरोप के देशों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक हो गए, और अब तो उन्होंने परमाणु बम ले जाने वाली किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी बेलारूस में तैनात कर दी है, जिसे डैगर के नाम से भी जाना जाता है।
ये हाइपरसोनिक मिसाइल तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना लगाकर तबाह कर देती है। इस मिसाइल पर करीब 500 किलो टन वजन का परमाणु बम लोड किया जा सकता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के वजन से करीब 40 गुना ज्यादा है। इसी वजह से दावा है कि अगर रूस ने यह मिसाइल दाग दी तो यह महज एक हमले में फ्रांस के साइज जितने देश को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। इतना ही नहीं, इस मिसाइल की रेंज भी करीब 2000 किलोमीटर है, यानी यूरोप में मौजूद नेटो के सभी देश इसके हमले की जद में रहेंगे। साथ ही ये मिसाइल 12000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से उड़ान भरती है, यानी कुछ ही मिनटों में ये दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच जाती है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्कूल में शिक्षकों की कमी का छात्रों ने विरोध किया है। करीब 500 से ज्यादा स्कूली बच्चे शिक्षकों की मांग के साथ सड़कों पर उतरे हैं और जमकर नारेबाजी की गई। बच्चों के प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही शिक्षा अधिकारी समेत पुलिस बल वहां पहुंच गया, जो बच्चों को समझा बुझाकर वापस स्कूल लेकर आए। आरोप है कि कई बार अधिकारियों को शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आवेदन किया गया, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रहा है क्योंकि टीचर ही नहीं है। हालांकि प्रदर्शन के बाद शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को 1 हफ्ते के अंदर नए शिक्षकों की नियुक्ति का भरोसा दिया है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने अवैध खनन मामले में उन्हें समन्स भेजे और पूछताछ के लिए रांची के दफ्तर में बुलाया। ईडी ने रांची पुलिस को भी चिट्ठी लिखकर ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा। सूत्रों के मुताबिक अवैध खनन केस में गिरफ्तार पंकज मिश्रा के घर से हेमंत सोरेन का नाम लिखे बैंकों के दस्तावेज मिले। ट्विटर में बड़े पैमाने पर अब कटौती होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है 3700 लोगों की छुट्टी होने की संभावना ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में जाहिर की गई है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि एलन मस्क किस तरीके से एक के बाद एक बड़े फैसले ट्विटर को लेकर ले रहे हैं और अब जो है 3700 लोग ऐसे हैं ट्विटर में काम करने वाले जिनकी सूची तैयार की गई है, जिनको ट्विटर से टाटा बाय बाय कहने की तैयारी हो रही है। ट्विटर में बड़े पैमाने पर कटौती हम देख रहे हैं। सबसे पहले एलन मस्क पहुंचते हैं दफ्तर सिंक लेकर और उसके बाद में सीईओ की छुट्टी कर देते हैं, उसके बाद में और कुछ बड़े फैसले लेते हैं और अब माना यह जा रहा है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया कि 3700 लोग ऐसे जो ट्विटर के दफ्तर में काम करते हैं उनकी छुट्टी होने वाली है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में 2 गुटों के बीच हुआ झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस पर ही हमला हो गया और कुछ लोगों ने एक कांस्टेबल की वर्दी फाड़ दी, जिसके बाद पास के थाने को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 महिला समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। कुल 11 इसमें नामजद लोग हैं। पुलिस शिकायत दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई। यूपी के मऊ में दिन दहाड़े एक बदमाश ने एक आदमी को गोली मार दी, जिसका वीडियो वहां लगी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें बदमाश आदमी के पैर पर फायरिंग करते हुए दिखाई दिया। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। गोली चलाते ही बदमाश और उसका साथी वहां से फरार हो गए। घटना की वीडियो में पहले तो एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश एक दुकान के अंदर दाखिल होते नजर आए, फिर उनकी वहां खड़े एक आदमी से कहासुनी शुरू हो गई। इस बीच एक बदमाश ने उसे मारने के लिए सामान से भरी बाल्टी उठा ली, तभी अचानक दूसरे बदमाश ने उसे गोली मार दी। बताया गया कि पहले भी बदमाश इस इलाके में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। एक बार और पहले ये लोग आए थे, मोहल्ले में चढ़ के गोली चलाए थे। दावा है कि आरोपी पंकज सिंह का मुख्तार अंसारी से ताल्लुक है। इससे पहले उसके परिवार की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। कहीं न कहीं से मुख्तार अंसारी से जुड़े हैं। आरोपी कुछ दिन पहले ही जमानत पर जेल से छूटकर बाहर आया था, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। रूस के खिलाफ सीधी जंग से इनकार करने वाले अमेरिका ने अब अपनी सेना पुतिन की फौज के सामने उतार दी। ये दावा अमेरिकी मीडिया में किया गया और वो भी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अधिकारियों के हवाले से, जिसका मतलब है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना अमेरिका के सैनिकों से भिड़ सकती है और जंग की पूरी तस्वीर बदल सकती है। इतना ही नहीं, रूस के सामने सीधी जंग में उतरने का अमेरिका का ये कदम तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू करवा सकता है। यूक्रेन युद्ध को 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक इस युद्ध में अमेरिका सीधे तौर पर शामिल नहीं था। वो यूक्रेन को हथियारों की मदद दे रहा था और उन हथियारों की बदौलत ही ज़ेलेंस्की की सेना रूस के सैनिकों का डटकर मुकाबला कर रही है। लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है और यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका की सेना पहुंच चुकी है। हालांकि अमेरिकी मीडिया में यह दावा भी किया गया कि उनके सैनिक यूक्रेन में उन हथियारों की निगरानी के लिए गए हैं जो नेटो देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए दिए हैं। लेकिन अमेरिका के इस दावे पर रूस कितना यकीन करेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हथियारों की निगरानी की आड़ में अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की तरफ से युद्ध में उतर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर विश्व युद्ध तय है। अमेरिका पूरी दुनिया में खुद को सबसे बड़ी महाशक्ति मानता है और यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन भी कई बड़े देशों से लोहा ले चुके हैं। ऐसे में अगर दोनों के बीच ठन गई तो फिर दुनिया में जंग का वो मोर्चा खुल जाएगा जो परमाणु युद्ध पर जाकर ही खत्म होगा।
उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में वर्चस्व को लेकर छात्रों के दो गुट आपस में ही भिड़ गए और दोनों तरफ से जमकर मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। मेरठ के गंगानगर में छात्रों के बीच सड़क पर मारपीट करीब 20 मिनट तक चली। छात्रों के बीच हुई मारपीट वहां खड़े कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली, जिसके बाद अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई, जिसके बाद घायल छात्रों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने अज्ञात छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ अभिनेत्री पूजा भट्ट नजर आई। वो इस यात्रा में हैदराबाद में शामिल हुई, जहां उन्होंने राहुल गांधी के साथ 10 किलोमीटर से ज्यादा पैदल यात्रा की। पूजा भट्ट फिल्म इंडस्ट्री की पहली बड़ी हस्ती हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। दक्षिण कोरिया ने बड़ा दावा किया है। दरअसल दक्षिण कोरिया ये कह रहा है कि उत्तर कोरिया ने 3 और मिसाइलें दागने का काम किया है। बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण यहां उत्तर कोरिया की ओर से किया गया। तो दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया पर यह गंभीर आरोप लगा रहा है। ये दावा कर रहा है कि उत्तर कोरिया की ओर से, किम जोंग उन की ओर से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और 3 और बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर कोरिया की ओर से दक्षिण कोरिया पर दागने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश के शामली में अजीम मंसूरी नाम के 2.5 फीट के दूल्हे को अपनी दुल्हन मिल गई। अजीम ने 2 साल पहले पुलिस में शिकायत कर शादी की गुहार लगाई थी, जिसके बाद कई जगह से रिश्ते आया और आखिर में हापुड़ की बुशरा बेगम के साथ शादी तय हुई। मैं भी दिल जगो दो। अजीम मंसूरी शेरवानी और सेहरा पहनकर अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ निकाह के लिए पहुंचे। अमेरिका मैक्सिको सीमा के जरिए वेनेजुएला के नागरिक नदी पार करके अवैध तरीके से यूएस सीमा में दाखिल हो रहे थे। इनके हाथों में वेनेजुएला का झंडा भी था। अवैध तरीके से घुस रहे इन लोगों को अमेरिका सीमा बल ने रोकने की कोशिश की। इस दौरान एक दूसरे से झड़प भी हुई। आरोप है कि इन लोगों ने अमेरिकी पुलिस पर पत्थरबाजी की और झंडे के पोल से हमला किया और प्रदर्शन करने लगे, जिसके जवाब में अमेरिकी सीमा गार्ड ने इन्हें खदेड़ा और इन पर काली मिर्च के गोले बरसाए, जो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लेकिन आंख, नाक, कान और गले में जलन पैदा करते हैं। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि उनके देश में हिजाब के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों को कुचलने के लिए इराक और लेबनान से लड़ाके बुलाए गए। कुछ रोज पहले ही खबर आई थी कि पुतिन ने ईरान को विद्रोह कुचलने की तरकीब बताई थी, क्योंकि ईरान ने अपने ड्रोन देकर रूसी सेना की ऐसी वक्त में मदद की थी जब यूक्रेन का पलड़ा भारी लग रहा था। पुतिन की फौज यूक्रेन की सेना के आगे पानी मांग रही थी। ऐसा लगने लगा था मानो रूस जंग हारने ही वाला है, लेकिन तभी युद्ध में एंट्री हुई ईरान के खतरनाक ड्रोन की और देखते ही देखते जंग का रुख एक बार फिर पलट गया। कीव समेत यूक्रेन के कई शहर शाहिद 136 ड्रोन की मार से कराह उठे और माना जा रहा है कि ईरान की इसी मदद की वजह से पुतिन ने भी उसके काम आने की ठान ली, जिसके बाद उन्होंने ईरान को वहां हो रहे प्रदर्शनों को दबाने की तरकीब बताई। और ईरान के मीडिया ने दावा किया कि इसी के बाद इराक और लेबनान से बड़ी संख्या में लड़ाके ईरान पहुंच गए और दावा किया गया कि इन लड़ाकों को वहां हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को दबाने के काम में लगाया गया है। जो हिजाब पर कानून का विरोध करने वाली महसा अमीनी की 17 सितंबर को हिरासत में हुई मौत के बाद से ही जारी है और एक शहर के बाद दूसरे शहर तक बढ़ते जा रहे हैं। ईरान की पुलिस की लाख कोशिश के बाद भी सड़कों पर बवाल थम नहीं रहा है। आगजनी और पथराव ईरान के शहरों के लिए आम बात हो गए। माना जा रहा है कि वहां की पुलिस सख्ती तो बरत रही है, लेकिन वैसी नहीं जिससे कि प्रदर्शन पूरी तरह रुक जाए। कहा जा रहा है कि वहां की पुलिस को भी इस बात का डर है कि अगर उन्होंने ज्यादा सख्ती की तो वो अपने ही लोगों के बीच विलन बन जाएंगे। माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान ने उन चरमपंथी गुटों के लड़ाकों को बुलाया जिनका वो हमेशा से समर्थन करता रहा है। और इराक भी ऐसे ही एक चरमपंथी गुट के लड़ाकों को ईरान बुलाया गया है, जबकि लेबनान से हिजबुल्लाह नाम के संगठन के लोगों को ईरान लाया गया है, जिससे वो बिना किसी रहम के वहां के लोगों के विरोध को कुचल सकें। माना जा रहा है कि इराक और लेबनान से जिन लड़ाकों को बुलाया गया है वो बेहद खतरनाक हैं। ईरान के मीडिया ने दावा किया कि करीब 150 लोग वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखे गए, जिन्होंने खास तरह के कपड़े पहन रखे थे और उनके पास बड़े बड़े बैग भी थे। दावा किया गया कि इन्हीं लोगों को ईरान के 100 शहरों में फैल चुके प्रदर्शनों से निपटने के लिए बुलाया गया, जिनमें लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के लोग भी शामिल हैं। लेबनान के इस संगठन का ईरान समर्थन करता रहा है और माना जा रहा है कि इसी वजह से वो ईरान की मदद करने के लिए आए। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और चुनाव आयोग आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। खबर है कि इस बार भी गुजरात में 2 चरणों में ही चुनाव आयोग मतदान करा सकता है। तो बड़ी खबर गुजरात चुनाव से आप देख रहे हैं।
नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। नीरज, 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और किस तरीके से हम देख रहे थे, आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि जैसा पिछली बार हमने देखा कुछ ऐसा ही होगा कि हिमाचल प्रदेश के बाद ही ऐलान होगा। देखिए, पिछली बार यानी 2017 की बात करें, 2017 में पहली बार हिमाचल प्रदेश से हटकर गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी। पिछली बार 10 दिनों का फर्क था, लेकिन इस बार अधिक दिनों का फर्क है। दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा में 2 चरणों में चुनाव की संभावना है। आज 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे चुनाव की घोषणा करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए। और चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में यानी गुजरात में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। और आपको याद होगा, पिछली बार जब हमने सवाल किया था कि क्यों दोनों राज्यों की घोषणा अलग अलग की जा रही है, तब चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया था कि दोनों राज्यों में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लंबा रखना नहीं चाहते, यानी चुनाव की घोषणा के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट गुजरात में भी लागू हो जाता है। इसलिए गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा बाद में इसलिए की जा रही है क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवधि कम रहे। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना है और इस बात की संभावना है कि 8 दिसंबर को ही दोनों राज्यों की मतगणना होगी, अगर चुनाव आयोग ने कोई ट्रेडिशन से हट के अलग प्लान नहीं किया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें, इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 2 तरह का प्लान तैयार किया था, जिसमें एक प्लान में 1 चरण में चुनाव कराए जाने की योजना है और दूसरे में 2 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना है। परंपरा जो अब तक रही है गुजरात में विधानसभा चुनाव कराए जाने की, 2 चरणों में होते रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो 2 चरण में चुनाव की संभावना है। वक्त कम रहा है चुनाव आयोग के पास, कैसे मैनेज किया है पूरे चुनाव को ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज 12 बजे गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। यानी कि नीरज जो जानकारी दे रहे हैं, 2 प्लान है चुनाव आयोग के पास में। संभवतः 1 चरण में ही चुनाव कराया जाए पूरा संपन्न, या फिर हर बार की तरह हम देखेंगे कि 2 चरणों में चुनाव गुजरात में होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर नासिक में बीती रात भीषण आग लग गई। नासिक के वडनेर दुमाल रोड पर फर्नीचर के गोदाम में आग लगी और आग लगने के दौरान गोदाम में करीब 15 से 20 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नासिक में फर्नीचर का ये गोदाम है जहां पर आग लगी है। देर रात आग लगती है, लेकिन गनीमत ये रही कि जो 15 से 20 लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया। बताया गया कि आबकारी विभाग की टीम वहां छापा मारने के लिए पहुंची थी, तभी गांव के लोगों ने लाठियों से उन पर हमला कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग अधिकारियों से बहस करते नजर आए और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वहां मौजूद लोगों ने अधिकारियों पर हमला कर दिया और उन पर लाठियां बरसाने लगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस की कई टीमें पहुंच गईं, जिसे देखकर मारपीट कर रहे लोग वहां से फरार हो गए। स्थानीय शराब माफिया एवं शरारती तत्वों द्वारा हमला किया गया। बताया गया कि इस घटना में कई अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। आबकारी विभाग की टीम शराब तस्करों के घर छापेमारी करने पहुंची थी, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस पर लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया। यूपी के मथुरा से खबर, जहां पर वृंदावन में एक होटल में आग लग गई। आग होटल के ऊपरी मंजिल में बने गोदाम में लगी। आग में 2 कर्मचारियों के फंसे होने की संभावना जाहिर की गई और जिस होटल में आग लगी वो मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित है। ये बड़ी खबर वृंदावन से आप देख रहे हैं, जहां पर एक होटल में ऊपरी मंजिल में आग लग जाती है, जिसमें 2 कर्मचारी फंसे होने की भी आशंका जाहिर की गई। होटल की ऊपरी मंजिल में जहां गोदाम था वहां आग लगती है। अफगानिस्तान में बदख्शां विश्वविद्यालय के बाहर बुर्के के खिलाफ प्रदर्शन कर रही छात्राओं पर कोड़े बरसाए गए। घटना 30 अक्टूबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है, जिसमें एक तालिबानी उन पर बेरहमी से कोड़े बरसाता नजर आता है। फिर तो वहां भगदड़ मच गई। कोड़े की मार से बचने के लिए छात्राएं यहां वहां भागने लगी। बताया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्राओं के बिना बुर्का पहने क्लास में जाने पर रोक लगा दी है, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के बाहर लड़कियां प्रदर्शन करने में जुट गई थी, जिन्हें हटाने के लिए कोड़े बरसाए गए। तालिबान भले ही खुद के बदलने के दावे करते हो, लेकिन इन तस्वीरों ने एक बार फिर से उसकी बर्बरता और क्रूरता को बेपर्दा कर दिया है। तो तालिबान सत्ता पर जब से काबिज हुआ है, उसने महिलाओं पर अपने विचारों और उन पर लगाए जाने वाले नियमों में ढील देने और खुद के बदलाव का दावा किया, मगर उसके फरमान, उसकी असलियत पहले ही खुल चुकी है। तालिबान ने 2021 से अब तक महिलाओं के खिलाफ कई फरमान जारी किए। इतना ही नहीं, उनके स्कूल कॉलेज जाने पर भी तालिबान ने रोक लगा दी थी और इसी साल मई में तालिबान ने महिलाओं के बिना बुर्के पहने घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी थी और ऐसा न करने वाली महिलाओं के पिता या सबसे नजदीकी पुरुष रिश्तेदार को जेल में डालने का फरमान भी जारी किया था।
अगर कोई सरकारी नौकरी करता है तो उन्हें वहां से निकालने की भी चेतावनी जारी की गई। खबर है कि कीव और मॉस्को में परमाणु हमले की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया भी दावा कर चुका है कि यूक्रेन में मिल रही हार से पुतिन बुरी तरह बौखला चुके हैं और वो कभी भी यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर परमाणु बम गिरा सकते हैं। पिछले दिनों रूस की सेना ने परमाणु हमले की तैयारियों को परखने के लिए बड़ी न्यूक्लियर ड्रिल भी की। इसी आशंका से यूक्रेन की राजधानी कीव में दहशत है, क्योंकि अगर पुतिन ने परमाणु बम दागा तो कीव भी उनके निशाने पर हो सकता है। इसीलिए वहां परमाणु हमले से निपटने की तैयारी भी तेज कर दी गई। खबर है कि यूक्रेन सरकार कीव में 425 ऐसे अंडरग्राउंड शेल्टर तैयार कर रही है जिनमें परमाणु बम फटने के बाद फैलने वाले रेडिएशन का कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि रूस में भी लोग परमाणु हमले की आशंका से सहमे हुए हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि मॉस्को में भी बड़ी संख्या में न्यूक्लियर शेल्टर तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि रूस भी जानता है कि अगर उसने परमाणु बम दागा तो जवाब देने के लिए पश्चिमी देश भी उसके खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करेंगे। माना जा रहा है कि इसीलिए रूस के कई इलाकों में भी परमाणु हमले से बचने के लिए शेल्टर बनाने का काम तेज हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर रूस पर परमाणु बम गिरा तो ये घर ही उन्हें बचाएंगे। न्यूक्लियर शेल्टर मतलब ऐसा घर या बंकर जो परमाणु हमले से सुरक्षा दे और रेडिएशन से बचाए। खबर है कि अकेले मॉस्को में ही करीब 900 नए न्यूक्लियर शेल्टर बनाए जा रहे हैं, जबकि रूस में पहले से ही 16,000 से अधिक न्यूक्लियर शेल्टर हैं जो कोल्ड वॉर के दौरान बनाए गए थे। पंजाब के बरनाला में किसानों को पराली जलाने से रोकने गई सरकारी अधिकारियों और फायर ब्रिगेड की टीम को उन्होंने बंधक बना लिया और इस दौरान किसानों ने मान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पराली का सही इंतजाम न होने तक किसानों ने पराली जलाने की बात कही। इससे पहले भी बरनाला में किसानों ने सरकारी अधिकारियों की एक टीम को बंधक बना लिया था, जिन्हें इस शर्त पर छोड़ा गया था कि पराली जलाने वाले किसानों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पराली जलाने से होने वाली प्रदूषण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने जुर्माना भी लगाया हुआ है, लेकिन किसानों का इसके बावजूद भी पराली जलाने का सिलसिला जारी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने आखिरी ओवर में बांग्लादेश पर रोमांचक जीत दर्ज की। आखिरी ओवर में अर्शदीप ने अच्छी गेंदबाजी कर भारत को 5 रन से जीत दर्ज कराई। बारिश से बाधित मैच में भारत ने जबरदस्त वापसी की और उसके बाद मैच को 5 रन से जीत लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बांग्लादेश को 185 रन का टारगेट दिया, लेकिन बारिश आने की वजह से डकवर्थ लुइस लागू हुआ। ऐसे में बांग्लादेश के लिए टारगेट 16 ओवर में 151 रन का कर दिया गया था। बारिश आने तक भारत बैकफुट पर था, लेकिन ब्रेक से लौटते ही टीम इंडिया के बॉलर्स ने ऐसा कहर बरपाया कि बांग्लादेश चारों खाने चित हो गया। भारत की तरफ से अर्शदीप और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी ने एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 184 रन बनाए। भारत की तरफ से विराट कोहली की शानदार फॉर्म इस मैच में भी जारी रही। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए, तो वहीं पिछले 3 मैचों में सबसे सस्ते विकेट गंवाने वाले केएल राहुल का बल्ला इस मैच में जमकर चला, तो केएल राहुल ने 32 बॉल में 50 रन की पारी खेली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां सड़क किनारे बने अवैध दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया गया और इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से कई बुलडोजर भेजे गए। सबसे पहले बुलडोजर से सड़क किनारे बने मकान की दीवारों को तोड़ा गया। इसके बाद छतों को भी ढहा दिया गया, जिससे पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। इसी तरह सड़क के किनारे बनी कुछ दुकानों पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया। बताया गया कि प्रशासन की यह कार्रवाई कई घंटों तक चली और इस दौरान सड़क किनारे बने मकानों और दुकानों को एक-एक कर जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि हालात बिगड़ने पर उन पर काबू किया जा सके। बांग्लादेश पर मिली शानदार जीत के बाद वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का भारत का रास्ता करीब-करीब साफ हो गया है। बांग्लादेश के खिलाफ मिली जीत के साथ ही अब टीम इंडिया अपने ग्रुप में टॉप पर पहुंच गई है। भारत के अब 4 मैच में 3 जीत के साथ 6 पॉइंट हो गए हैं, जबकि भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ अभी सुपर 12 में एक और मैच खेलना है, जो रविवार को होगा। ऐसे में अगर टीम इंडिया ये मैच जीतती है तो 8 पॉइंट के साथ वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। भारत की नजर अब बेहतर पॉइंट और नेट रेट के साथ ग्रुप टॉप करने पर होगी। भारत की जीत से पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं। ग्रुप स्टेज में दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान को अभी 2-2 मुकाबले और खेलने हैं। दोनों टीमों का अगला मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ है। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को बड़े अंतर से हराना होगा और अगर पाकिस्तान अपना मैच हार जाता है तो फिर उसका वर्ल्ड कप में अभियान खत्म हो जाएगा। यूक्रेन जंग के बीच ईरान ने ठान लिया कि वो अमेरिका और इजराइल से बदला लेगा। मतलब जंग का एक और मैदान तैयार होने वाला है, क्योंकि खबर है कि सीरिया में अमेरिका के एक मिलिट्री बेस में आग लग गई और शक है कि यह कारनामा ईरान ने किया।
जिसके लिए उसने अपने आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान के आत्मघाती ड्रोन की इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि रूस ने ईरान के ड्रोन से यूक्रेन की नींव हिलाकर रख दी। कीव में तो रूस ने ईरान के शाहिद 136 से ताबड़तोड़ हमले किए और जो इमारत चाहिए उसे उड़ा दिया। खबर है कि रूस के बाद अब ईरान खुद अपने ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने तो ईरान की पूरी प्लानिंग ही बता दी और दावा किया कि ईरान अपने इस ड्रोन से इजराइल और अमेरिका से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है, जिसकी उसने तैयारी भी शुरू कर दी है। अखबार ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया और जानकारी दी कि ईरान पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिका के ठिकानों को तबाह करने वाला है। जिसके बाद खबर आई कि दक्षिण पूर्वी सीरिया के अल तन्फ इलाके के अमेरिकी मिलिट्री बेस में आग लग गई है, जहां इस समय करीब 100 से 200 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। सीरिया के अल तन्फ में अमेरिका ने 2016 में मिलिट्री बेस बनाया था और यह अमेरिका का वो अड्डा है जहां से उसकी सेना और सीरिया की सरकार के विरोधी लड़ाके ऑपरेट करते हैं। और कहा जा रहा है कि वहां जो अटैक हुआ वो ईरान ने किया और पूरी प्लानिंग के साथ किया। खबर है कि अटैक के लिए ईरान ने अपने आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। ईरान और रूस दोनों इस समय साथ हैं, क्योंकि आत्मघाती ड्रोन के रूप में ईरान ने रूस को ऐसा हथियार दिया है जिसके आगे तुर्की का बायरख्तार ड्रोन भी पानी मांगता है। रही बात इजराइल और अमेरिका की, तो ये दोनों ही यूक्रेन के साथ खड़े दिख रहे हैं, जबकि ईरान और रूस एक अलग अलायंस बना चुके हैं और माना जा रहा है कि इसी वजह से ईरान का हौसला बढ़ गया है और यूक्रेन जंग के बीच ही उसने इजराइल और अमेरिका से बदला लेने का मूड बना लिया है। क्योंकि ईरान की यूक्रेन के इन दोनों ही दोस्तों से नहीं पड़ती। वो अलग बात है कि इजराइल यूक्रेन को हथियार देने में आनाकानी कर रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह है सीरिया, जहां से रूस इजराइल को परेशान कर सकता है और इसीलिए वो जेलेंस्की की हथियारों की मांग को टाले जा रहा है। यानी इजराइल चाहकर भी यूक्रेन को हथियार नहीं दे पा रहा, लेकिन ईरान ने संकेत दे दिए हैं कि वो जो चाहता है वो करेगा। यानी वो यूक्रेन जंग के दौरान हुई अपनी और रूस की दोस्ती का पूरा फायदा उठाएगा और पश्चिम एशिया में अपने दुश्मनों के ठिकानों को अपने खतरनाक ड्रोन से उड़ा देगा। या यूं कहें कि ईरान ने जंग का एक और मैदान सजाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि अब वो पश्चिम एशिया में हमले करने वाला है, जिसके बाद न तो इजराइल चुप बैठेगा और न अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है। रही बात इजराइल की, तो वो तो ईरान का सालों पुराना दुश्मन है और इन सब के बीच पिस रहा है सीरिया, जिसे ईरान, रूस, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जंग का मैदान बना दिया। ईरान और रूस वहां की बशर अल असद सरकार का साथ देते हैं, तो इजराइल उसका विरोध करता है। रही बात अमेरिका की, तो उसने वहां ISIS के खात्मे के नाम पर न जाने कितने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं और अल तन्फ का मिलिट्री बेस भी उन्हीं में एक है, जहां हमला होते ही ईरान पर उंगली उठने लगी, क्योंकि वहां ऐसे अटैक हुआ जैसे किसी आत्मघाती ड्रोन से होता है। यानी ईरान ने पश्चिम एशिया में युद्ध की बुनियाद तैयार कर दी, बस इंतजार है एक बड़े हमले का और दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन के मामले से जुड़ा सारा डेटा केंद्रीय गृह मंत्रालय को दे दिया है। ईडी ने यह सारा डेटा गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। आरोप है कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में रहते हुए जेल अधिकारियों की मिलीभगत से सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और इसी को लेकर अब पूरी की पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है, जिसमें कुछ अफसरों के नाम भी दिए गए हैं जिनकी शह पर सत्येंद्र जैन को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं और ऐसे में उनको सुख सुविधाएं मुहैया कराने का काम कुछ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और इसी को लेकर ईडी ने अब पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दी है। उधर बिहार में शराबबंदी के बाद शराब तस्करों ने तस्करी का नया तरीका इजाद किया है, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे तस्करों की सारी चालाकी उस वक्त धरी रह गई जब तस्कर अवैध शराब को लकड़ी के दरवाजों में छिपा कर ले जा रहे थे। तभी सूचना के आधार पर आउटर नॉर्थ दिल्ली पुलिस की टीम ने एक टेम्पो को रोका। टेम्पो की तलाश में उसके अंदर लकड़ी के गेट रखे मिले। पहली बार तो पुलिस को लगा कि गलत टेम्पो को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही गेट के अंदर बनाए गए तहखाने पर पुलिस की नजर पड़ी तो उसकी आंखें फटी रह गई। गेट के अंदर शराब की बोतलें छिपाई गई थी। जैसे ही पुलिस ने गेट में बने तहखाने को खोला तो उसके अंदर से शराब की बोतलें निकली। सभी गेट के अंदर से पुलिस ने करीब 2000 शराब की बोतलें जब्त की हैं। इस लिकर को इतनी बेखूबी से वुडन डोर के अंदर छिपाया गया था कि नॉर्मल तरीके से देखने पे किसी को ये बिल्कुल शक नहीं हो सकता कि इसके अंदर किसी चीज की इलीगल स्मगलिंग के लिए की जा रही है। पुलिस ने तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनका काम लाखों रुपए की अवैध शराब को तस्करी करके बिहार में सप्लाई करना था। खबर मथुरा से, जहां वृंदावन में एक होटल में आग लग गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। होटल के ऊपरी मंजिल ये गोदाम था जिसमें आग लगी।
आग में 2 कर्मचारियों के फंसे होने की संभावना है और जिस होटल में आग लगी है वो मथुरा वृंदावन रोड पर स्थित है। एक घायल को आगरा भी रेफर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। यूपी के मथुरा में होटल में आग लगी जिसमें 2 कर्मचारी इस आग में फंसे होने की आशंका जाहिर की गई और जो अपडेट निकल कर आ रहा है 2 लोगों की जान चली गई है, 2 घायल हो गए हैं। एक घायल को इस बीच आगरा रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर आप यूपी के मथुरा से देख रहे हैं जहां एक होटल में गोदाम में आग लग जाती है। ऊपरी मंजिल पर यह गोदाम होता है और इसमें 2 कर्मचारी फंसे हुए थे। 2 की जान चली गई है और एक को आगरा रेफर किया गया। राजस्थान के भरतपुर में एक इंदिरा रसोई